पीटीएम पर पाबंदी लगाने का मामला, इस पर आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रेस ब्रीफिंग दी है। उन्होंने कहा है कि जो दो सियासी जमातें पीटीएम से मिले हैं उन्हें एक चीज़ बावर करवा देते हैं कि अगर किसी को भी हथियार उठाने की इजाज़त नहीं है। जो स्टेट का दुश्मन है वो यकीनन बुखारी साहब पूरी कौम का दुश्मन है। आज की प्रेस ब्रीफिंग जो है वज़ीर दाखिला की, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बता दिया कि पीटीएम पर पाबंदी क्यों और कितनी ज़रूरी थी। ठीक है, एक तो उन्होंने काफ़ी हद तक वजाहत कर दी है कि क्या वजह बनी है उसके ऊपर पाबंदी लगने की, लेकिन इसके बाद के आफ्टर मैथ्स के बारे में जो उन्होंने वार्निंग कह लीजिए, धमकी कह लीजिए, जो भी कह लें आप इसको, हाँ जी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे नज़दीक। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये कहा कि हज़ारों की तादाद में लोगों को जमा करके उसको जिरगे का नाम देना जो है ये बेतुकी बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जिरगा तो ट्राइबल लीडर्स का होता है जो तादाद में बहुत कम होते हैं लेकिन फैसले हम करते हैं। तो एक तो उन्होंने कहा कि ये जो रियासत के ख़िलाफ़ लोगों को उकसाना है, जमा करना है, मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम बनाना है, मुतवाज़ी आपने अपने आप को एक तरह से छोटी गवर्नमेंट बनाना है, तो इसकी तो भाई इजाज़त नहीं है। अच्छा, दो सियासी जमातों की भी बात की है कि जो इनके साथ मिले हैं, बात हो सकती है लेकिन हथियार उठाने की इजाज़त नहीं हो सकती। इस बारे में बात की वहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं अदर देन पीटीआई तो हुकूमत में है ना जी, वहाँ वो है मौलाना फजल रहमान की जमात उलमा इस्लाम, अच्छा ठीक है, और दूसरा एएनपी, अवामी नेशनल पार्टी। ये स्टेक होल्डर्स है वहाँ। आप समझते मेरी बात को जी। यही जमातें मिली होंगी जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर कि ये 100% ठीक है। मेरे ख्याल से इन जमातों ने मिलकर कहा होगा कि देखिए, आप अगर मसाइल पे बात करना चाहते हैं, इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, तो हम आपके साथ हैं। ठीक, जो इंसानी हुकूक हैं, जो एक सियासी जमात के हुकूक हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप लोगों को स्टेट से लड़वाना चाहते हैं तो थैंक यू वेरी मच, गुड नोइंग यू, हम आपके साथ नहीं हैं। मेरे ख्याल से इट्स ए नेशनल स्टांस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उस जिरगे के तहत एक तो हुकूमत के ऊपर हर्जा सराई कर रहे हैं, एक आप नस्ली इम्तियाज़ के ज़रिए कौम में तफरका पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरा जो है वो आप अदारों के ख़िलाफ़ महाज राय के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। वो कहते हैं ये तो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। ठीक है, लेकिन जो इसके साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात की वो ये है कि भाई वो जो नम स्टेट का एक कॉन्सेप्ट है ना, वो अब फारिग है, वो ख़त्म है। वो जो एक नरमी बरतने का रवैया था फेडरल गवर्नमेंट का, वो अब ख़त्म है, वो नहीं होगा। एनीबॉडी who challenges the writ of the state will be handled with iron hand। और बैरूनी कुव्वतों को भी उन्होंने खबरदार किया। उन्होंने देखिए, वो मैं वहीं आ रहा था, असल में जो सबसे ज़्यादा वजह बनी है पीटीएम के बैन होने की वो है उनकी फॉरेन फंडिंग जी, और पड़ोसी ममालिक से उनको सपोर्ट इन टर्म ऑफ असला सप्लाई, इन टर्म ऑफ ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग। मैंने खुल के बात करनी चाहिए ना। अफगानिस्तान और भारत, ये दो मुल्क हैं जो इस वक्त पाकिस्तान दुश्मनी में कुछ भी करने और किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर इनको वहाँ से सपोर्ट और फंडिंग होने के सबूत मौजूद हैं हुकूमत के पास, हाँ तो फिर तो बैन करने का जवाब मेरे ख्याल से लीगल है उनके पास। इससे स्टांस जस्टिफाइड हो जाता है कि पाबंदी लगा दी, हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि स्टेट कभी भी किसी भी, चाहे वो जमात है, चाहे वो फिरका है, चाहे वो कुछ भी है, उसको रेड लाइन क्रॉस करने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोहसिन नकवी ने यह भी कहा कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया से मुखातब होकर कहा कि बहुत जल्द हम आपको वो सारे सबूत जो हैं वो मुहैया कर देंगे, जिससे साबित हो जाएगा कि इनकी फंडिंग भी बाहर से हो रही है और इनको बहुत सारे तरीक़ों से सपोर्ट किया जा रहा है बाहर से। एक बात। दूसरी बात, वो ये कहते हैं कि मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये एक्टिविटी जो इस वक्त वहाँ हो रही है, वही जिरगे के हवाले से जो मैंने आपसे कहा, किसी दूसरे मुल्क में इसकी इजाज़त दी जा सकती है कि आप मुतवाज़ी अदलिया का निज़ाम लाना चाहें, आप लोगों को स्टेट के ख़िलाफ़ उकसाएं, आप उनको शहद दिलाएं कि पढ़ जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो हमने साइड में, हमारे बिल्कुल बगल में भारत बैठा हुआ, वहाँ हमने देखा क्या हाल करते हैं वो। कश्मीर भूल गए हम लोग वहाँ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, भूल गए हम वहाँ। मतलब कहने का ये है कि इतनी खुली छूट नहीं दी जा सकती कि आप स्टेट के ख़िलाफ़ जो भी करें वो उसकी इजाज़त होगी। एक और बात जो उन्होंने बहुत अहम की है वो ये, उनका ये उसके ऊपर तो लग गई ना पाबंदी, लेकिन अब कोई भी, चाहे वो सियासी जमात है,
चाहे वो कोई ग्रुप है, चाहे वो कोई जो भी ग्रुप रेड है, लाइन क्रॉस करेगा, जो भी इनकी हमायत करेगा उसके खिलाफ भी उसी किस्म के इकदाम होंगे जो इनके खिलाफ हैं। उन्होंने लिस्ट किया उनका, उनके ऊपर ट्रैवल बैन लगेंगे, उनके पासपोर्ट कैंसिल होंगे, उनके शनाख्ती कार्ड स्टॉल होंगे, और जो भी यानी इकदाम करना पड़ेगा उनको रोकने के लिए, उससे अब गुरेज नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अहम बात है कि चलिए जनाब वो तो हो गया, उसको तो हजम करें ना, वो तो होना ही था, लेकिन अब जो भी उनकी सपोर्ट में जाएगा ही विल बी सब्जेक्ट टू सिमिलर पनिशमेंट। मेरे ख्याल से इसके बगैर में रियासत जो है वो अपना वजूद जो है वो कायम नहीं रख सकती, एक बात। दूसरी तरफ ये है कि मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, बिल्कुल बहुत सारे वाक़यात पहले हो चुके हैं। आज भी एक वाक़या जो हुआ है वो ये कि ज़ोब में एफसी की चौकी के ऊपर दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला किया है जी, जिसमें खुदकुश ने तो खैर जान से जाना ही जाना था, 2 दहशतगर्दों को हलाक किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और हमारे एक हवलदार हैं गालिबन, वो उन्होंने जामे शहादत नोश किया है। तो एक बात तो ये तय है कि मुल्क के अंदर ना तखरीब कारी की इजाज़त दी जा सकती है, ना दहशतगर्दी की इजाज़त दी जा सकती है। ये नरम ज़बान नहीं समझते हैं, ये लोग आपकी बातें नहीं सुनेंगे, इनके ख़िलाफ़ आपको सीरियस इकदाम करना होंगे। मैं आपको माजी की मिसाल दे देता हूँ। स्वात ऑपरेशन आपको याद होगा, जिसको राह निजात का नाम दिया गया था। उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जो ज़रब अज़ब था, फिर उसके बाद इससे बड़ा ऑपरेशन हुआ जो रद्दुल फसाद था। उसमें यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लोगों के भी शहीद हुए, पाकिस्तान के फ़ौजियों ने अपनी जानों के नजराने दिए, लेकिन फितने से पाक हो गया था मुल्क। ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है। एक दफ़ा उन्होंने रियायत की थी स्वात के अंदर ऑपरेशन करने के बाद, उन्होंने फिर वहाँ से फ़ौज निकल आई थी, उसके बाद दोबारा वो काबज़ हो गए थे। इसलिए अब फ़ौज की स्ट्रेटजी ये है कि ऑपरेशन करें, फिर उसको होल्ड करें और फिर ट्रांसफ़र करें जी। ये जो पश्तीन साहब जो हैं या ये जो PTN है, इसका मुतालबा ये है कि आप यहाँ आए थे, आपने सफाई कर दी, अब आप अपने घरों को जाएं, उठाएं यहाँ से बैरियर और अपना साजो सामान और जाएं, हम चलाएंगे। ये नहीं होता कहीं भी, और ना ये होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो उनको फिर वही स्लीपर सेल्स बनेंगे उनके, फिर इसी तरह से क्रॉस द बॉर्डर लोग आएंगे, उनको लोकल सहूलतकारी हासिल होगी। तो ये बड़ा गंभीर मामला है। जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट हैं, ऐसा मुमकिन नहीं है अगर जिस तरह से कामयाब ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं, जिस तरह से आज टारगेट किया है इन्होंने अफगान फोर्सेस की सरहदी जारहियत को भी आज पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर योब में FC चौकी पर हमला करने की कोशिश की गई, उसमें भी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। तो एक तरह से पाक फौज ने ये बता दी है इनको कि इतना आसान नहीं है कि आप लोग हमें अपनी अजारादारी कर लें और किसी को भी टारगेट करें। देखिए ये जो मामला है ना, ये जितना हमने सादगी से बयान किया है, ये इतना सादा नहीं है। अच्छा, देखिए एक पुराना किस्सा है जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते थे, जिसको फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन दैट्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर। हमने उस इंटरनेशनल बॉर्डर को बाड़ लगानी शुरू की क्योंकि इनकर्जन्स इतनी होती थी दूसरी तरफ से, लोग आसानी से वहाँ से आते थे, ये दर्रों वर्रों से निकलते थे और हमला करके वापस चले जाते थे। एक तवील अरसे तक ये होता रहा। ये एक बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी के तहत तय हुआ था कि इसको बाड़ लगाई जाएगी। ये बाड़ हमने लगा दी। ऑलमोस्ट ये बहुत बड़ा बॉर्डर है, कुछ 1400-1500 किलोमीटर का, उसमें से 900 से ज़्यादा किलोमीटर के ऊपर ये बाड़ लग चुकी है। अब वही कुव्वतें जो पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहती हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन है, वो इस बाड़ को कहीं कहीं से उखाड़ती हैं जी। लिहाजा ये जो वाक़या हुआ है नौशकी वाला, ये है कि जो उस बाड़ की मुरम्मत कर रही थी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, जब दूसरी तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एक बात तय है, टेक इट और लीव इट। इस बॉर्डर को रिस्पेक्ट कराने का फैसला कर लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कि अफ़गानिस्तान को इसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हम इसको इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करवा के छोड़ेंगे, नथिंग शॉर्ट ऑफ इट। बिल्कुल बेहतर ऑप्शन ही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो जो नर्म स्टेट की बात की थी ना मोहसिन नकवी ने, उसका एक दूसरा एस्पेक्ट ये है, आप हैं कौन लोग? आप यहाँ आए थे इसलिए कि आपके मुल्क में क्राइसिस था। मैं महाजिरीन की बात कर रहा हूँ। जी जी। पहले से हम 40 लाख का बोझ उठाए हुए थे, फिर ये जो ताज़ा गड़बड़ हुई इसमें मजीद आ गए जी। भाई अब आप अपने घर को जाए ना, खुदा के वास्ते जान छोड़े हमारी भाई। अब आपकी मर्जी की हुकूमत वहाँ आ गई है, तशरीफ ले जाए यहाँ से।
ये लोग कारोबार पर यहाँ छाए हुए हैं, ट्रांसपोर्ट का कारोबार के ऊपर ये छाए हुए हैं, टेक्सटाइल के इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्मगलिंग इस कदर हो रही है कि जिसकी कोई हद नहीं है, चाहे वो असला है, चाहे वो टेक्सटाइल गुड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं। लेकिन फिर भी हमें दुश्मन समझते हैं, हमारे इदारों को नापसंद करते हैं। देखिए ना, वो खैर वो अनग्रेटफुलनेस की बात तो किसी आप कारोबार भी यहाँ करते हैं, अपना रोजगार भी आप यहाँ से कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने अफगान्स पाकिस्तान में मौजूद और यहाँ से रोटी रोजी कमा के अपने पिछलों को पाल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने हज़ारों की तादाद में लोग अफगान्स पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके दुनिया भर के मुल्कों में जाके बस गए हैं। आप हैरान होंगे कि ये क्रिकेट टीम जो बाज़-औक़ात हिंदुस्तान के साथ गले मिलके हमारी तरफ नफ़रत अंगेज़ नज़रों से देखते हैं, ये इनमें से आधे से ज़्यादा क्रिकेटर जो हैं अफ़गान टीम के, वो पाकिस्तान में रहते हैं। उन्होंने यहीं पर क्रिकेट सीखी है, उन्होंने सारी ट्रेनिंग यहीं पर की है। तो ये एक मिसाल है, किसी वक्त फिर सुनाऊँगा आपको। लेकिन अब इसकी इजाज़त मोहसिन नकवी का कहना यह है कि वो नरम रवैया अब हम तर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए कि ये नहीं हो सकता कि आप हमारे वसाइल खाएं। बिल्कुल, ये चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दी है कि अगर आप हमारे वसाइल भी लेते हैं लेकिन उसके बावजूद हमारे इदारों को निशाना भी बनाते हैं, तो बिल्कुल ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है।